हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे और अपना पढ़ाई एकदम बेहतरीन अंदाज में कर रहे होंगे। तो आज हम फिर आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुए हैं एक नए लेक्चर के साथ। जी हाँ, जैसा कि आपको पता ही है कि हम लोग है ना क्लास 12 के विद्यार्थियों के लिए एक नया कोर्स लॉन्च किए हैं और इस कोर्स के अंतर्गत उनको डेली बेसिस पे फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ का लेक्चर प्रोवाइड किया जा रहा है ना। अगर कोई विद्यार्थी क्लास 12 में है और उनका एग्जाम 2027 में है, मतलब अगले साल है, तो इस चैनल के माध्यम से जुड़ करके वो अपना तैयारी बेहतरीन कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता ही है कि क्लास 12 में यही तीनों जो सब्जेक्ट है विद्यार्थियों को सबसे ज्यादा परेशान करता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स। और यही का हम पूरा कोर्स डिजाइन किए हैं और बेहतरीन कोर्स डिजाइन किए हैं। अगर आप लोग का सपोर्ट बढ़िया रहेगा, रिस्पॉन्स अच्छा रहेगा, तो आने वाले दिनों में बाकी के जो भी सब्जेक्ट है, बायोलॉजी है ना, हिंदी और इंग्लिश, उसका भी क्लासेस शुरू होगी। तो प्लीज आप लोग सपोर्ट दिखाइए, है ना। आप लोग लेक्चर देखिए और आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए आपको लेक्चर कैसा लगा। आप लोग के एक आदत है, आप लोग देख तो लेते हैं लेक्चर, लेकिन आप कमेंट बॉक्स में बताना भूल जाते हैं कि आपको लेक्चर कैसा लगा, रिस्पॉन्स देना भूल जाते हैं। आप लोग रिस्पॉन्स जरूर दीजिए, मेरा आपसे यही निवेदन रहेगा, ठीक है। तो आज जो है हम लोग का फिजिक्स का है ना 11वां लेक्चर है। हम लोगों ने फिजिक्स का ऑलरेडी 10 लेक्चर कवर कर लिया है और उन 10 लेक्चरों में हम लोगों ने बहुत कुछ कवर किया है ना। हम लोग बात कर रहे थे फिजिक्स के अपने पहले अध्याय पे, जिसका नाम है विद्युत आवेश एवं विद्युत क्षेत्र, और उसमें हमने आवेश के बारे में डिस्कशन किया था। और लास्ट लेक्चर में हम जो डिस्कस किए थे वो डिस्कस क्या किए थे बताइए। लास्ट लेक्चर में हम क्या डिस्कस किए थे? हम डिस्कस किए थे आवेश संरक्षण का सिद्धांत, है ना। आवेश संरक्षण के सिद्धांत के बारे में एक एक चीज को एकदम मतलब बारीकी से जाने थे, है ना। और हमने लास्ट लेक्चर में एक टॉपिक उठाया था आवेश के गुण, लेकिन वीडियो लंबा होने की वजह से हमने बताया था कि इसको हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे। तो आज हम वही टॉपिक को कवर करने वाले हैं, आवेश के गुण को। तो आप लोग जल्दी से कॉपी पेन निकालिए, है ना, नोट्स बनाना शुरू कीजिए, है ना। और इस अंधेरी सी मतलब रात में, है ना, या फिर आप जो भी समय में वीडियो देख रहे हो, है ना, आप कॉपी पेन जरूर लेके बैठिए और चीजों को आराम से लिखिए, एक एक चीज को लिखिए। और लेक्चर समाप्त होने के बाद आप उस चीज को एक बार पढ़ लीजिए, आपको चीज समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो ज्यादा देर ना करते हुए अपने लेक्चर को शुरू करते हैं, ठीक है। तो आज जो है हम लोग का क्या चल रहा था, हम लोग का जो अध्याय चल रहा था वो चल रहा था विद्युत आवेश एवं विद्युत क्षेत्र। आराम से समझ के पढ़िए, आनंद आएगा पढ़ने में, ठीक है। हम लोग का जो अध्याय चल रहा था उसका अगर नाम लिखे तो क्या था, विद्युत आवेश एवं विद्युत क्षेत्र। विद्युत आवेश एवं विद्युत क्षेत्र, यही मेरा अध्याय चल रहा था। और इसी के ऊपर हम पूरा चर्चा कर रहे थे बढ़िया से अपने, है ना। और इसी में जो आज हम लोग डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे आवेश के गुण को, ठीक है जी। बहुत बढ़िया। तो आप लोग जल्दी से हेडिंग डालिए, आवेश का गुण। आज का टॉपिक वही रहने वाला है, आवेश के पास क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, आज हम पूरा क्लास में वही जानेंगे, है ना। और अगर समय बचा तो हम आवेश और द्रव्यमान के बीच अंतर भी पढ़ेंगे। तो हम लोग पढ़ेंगे आवेश के गुण, आवेश का गुण। क्या क्या गुण होता है आवेश के पास, है ना। तो सबसे पहला जो गुण होता है आवेश के पास, क्या प्रॉपर्टीज है आवेश की, सारी चीजों को पढ़ते हैं, टेंशन नहीं लेना है। क्या क्या गुण है, क्या क्या विशेषताएं हैं। गुण नहीं लिखकर विशेषताएं भी लिखता है तो उससे टेंशन नहीं लेना है, या फिर विशेषताएं। ठीक है ना। क्या क्या है आराम से देखते हैं, कोई हड़बड़ाहट नहीं है। एक एक चीज को देखिए, मेरी आदत है कि हम चीजों को बारी बारी से लिखते चलते हैं, तो आप भी मेरे साथ लिखते चलिए, आपको चीजें समझ में आएंगी। सबसे पहला प्रॉपर्टीज, सबसे पहला प्रॉपर्टी अगर आपसे पूछे कि आवेश के पास क्या गुण होता है, तो सबसे पहला गुण तो यही है कि आवेश एक अदिश राशि है। आवेश क्या है? एक अदिश राशि है कि नहीं बात क्या? क्योंकि आवेश के पास कोई डायरेक्शन नहीं है। हम बताए थे कि अगर मान लीजिए हमारे बॉडी पे चार्ज है, मान लीजिए 10 कूलम का चार्ज है,
तो यहाँ पे डायरेक्शन मैटर नहीं करेगा, किधर से चार्ज है, ऊपर से है कि नीचे से है, आगू से है कि पीछू से है, ऐसा कुछ होगा क्या? नहीं। अगर मेरे बॉडी पर 10 कूलम का चार्ज है तो है, वहां पे डायरेक्शन का कोई मामला नहीं है। अगर इस मार्कर पे अगर 5 कूलम का चार्ज है तो है, इसमें डायरेक्शन मैटर नहीं करेगा, क्योंकि आवेश अपने आप में एक गुण है, पदार्थ का एक क्या है, गुण है, और गुण के पास कोई डायरेक्शन होता नहीं है कि नहीं बात? और गुण के पास कोई डायरेक्शन नहीं होता है तो पदार्थ क्या है, आवेश एक गुण है, अरे की बात, और उसके पास डायरेक्शन तो होगा नहीं। तो सबसे पहला गुण में तो यही लिख लेंगे, या विशेषता में यही लिखेंगे कि यह एक कैसा राशि है, अदिश राशि है। ठीक है, मतलब अभी तक जो जो पढ़े हैं ना चीजें वही सब पढ़ेंगे, ज्यादा कुछ नया कुछ नहीं आने वाला है। एक आधा 2 पॉइंट नया आ जाए वो अलग मैटर है, नया कुछ नहीं आने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहला जो गुण है या सबसे पहला विशेषता जो है वो क्या है क्या है? सबसे पहले यह एक अदिश राशि है। यह एक अदिश राशि है। यह एक अदिश राशि है ना, अर्थात इसके पास केवल क्या होता है, परिमाण होता है। अर्थात आवेश के पास केवल क्या होता है, यह एक अदिश राशि है, अर्थात इसके पास, इसके मतलब आवेश के पास, अर्थात इसके पास केवल क्या होता है, परिमाण होता है, दिशा नहीं होता इसके पास। पहला विशेषता ही है। ठीक है, यह दिश राशि है ना अर्थात इसके पास केवल क्या होता है, परिमाण होता है, डायरेक्शन का कोई मामला नहीं है यहाँ पे। सही है, बहुत अच्छा। सेकंड पॉइंट, इसके पास डायरेक्शन नहीं है, ठीक है, और इसके बारे में क्या बातें हैं जी? तो कुछ बातें होंगी, हाँ है, और भी बातें हैं। क्या है? सेकंड पॉइंट ये है कि जो आवेश है वो बीजगणितीय योग के नियम का पालन करता है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि 2 या 2 से अधिक आवेशों को, है ना, बीजगणितीय योग के नियम के द्वारा क्या किया जा सकता है, जोड़ा जा सकता है। वहां पे सदिश योग के नियम नहीं आता, आप लोग पढ़े होंगे क्लास 11 में। क्लास 11 में वेक्टर को जोड़ने के लिए एक नियम आता है जिसका नाम होता है सदिश योग का नियम, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। लेकिन यहाँ पे सदिश योग के नियम का नहीं मतलब है। यहाँ अगर आपके पास सिंपल अगर 2 चार्ज है या 2 से अधिक चार्ज है तो वहां पे आप डायरेक्ट उसको जोड़ दो बीजगणितीय योग के नियम लगा करके, है कि बात? एग्जाम्पल अपन देखते हैं, देखिए पहले पॉइंट लिखते हैं। यह बीजगणितीय योग के नियम का पालन करता है, अर्थात यह क्या होता है, योगात्मक होता है अर्थात यह क्या होता है, योगात्मक होता है, अर्थात यह योगात्मक होता है। सही है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखें, आराम से देखते चलिए उदाहरण के तौर पर अगर देखें सिंपल बात अगर देखें, जैसे मान लीजिए उदाहरण हम देख रहे हैं कैसे होता है योगात्मक। जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई सिस्टम है आवेशों का, एक छोटा सा निकाय है, कैसा भी आप निकाय बना सकते हैं, हमने ऐसा टेढ़ा मेढ़ा बनाया, आपका मन करे सीधा बना लीजिए। ठीक है, मेरे पास आवेशों का एक निकाय है, इसके अंदर चार्ज है +4 कूलम, फिर है +3 कूलम, ये -5 कूलम। ठीक है, 3 चार्ज है इसके अंदर, है ना, इस सिस्टम के अंदर। तो अगर हम पूछे टोटल चार्ज ऑफ दिस सिस्टम,
इस सिस्टम के अंदर जो है ना कितना चार्ज है, कुल आवेश कितना है। तो टोटल चार्ज अगर निकालेंगे तो आपका सिंपल क्या करना है, अगर इस सिस्टम के अंदर अगर टोटल चार्ज देखा जाए, टोटल चार्ज है, टोटल चार्ज ऑन दिस सिस्टम, इन सिस्टम बोल सकते हैं, टोटल चार्ज। तो टोटल चार्ज कितना होगा, तो आप सिंपल क्या करिए, जितने भी आवेश है सबको जोड़ दीजिए, ज्यादा लंबा चौड़ा कुछ सोचना ही नहीं है, जितने भी आवेश है सबको चुपचाप जोड़ दीजिए। तो कितना कितना चार्ज है, +4 कूलम का, तो +4 कूलम का चार्ज है ई, प्लस कितना है, +3 कूलम, +3 कूलम का चार्ज जो है, प्लस कितना है, -5 कूलम। सबको जोड़िए, तो अगर जोड़िएगा तो देखिए प्लस में भी प्लस में, तो प्लस प्लस जुटेगा ना, तो 4 और 3 कितना हो जाएगा, 7 कूलम तो हो जाएगा प्लस का, अब प्लस माइनस का हो जाएगा माइनस का 5 कूलम, तो 7 में से 5 जाए तो बचे कितना, प्लस का 2 कूलम। ठीक है, कितना बचेगा, तो प्लस का 2 कूलम चार्ज है इस सिस्टम पे। तो आपने क्या किया, सिंपल, आपने सिंपल क्या किया, इस सिस्टम के अंदर जितने भी चार्ज थे उसको जोड़ दिए सिंपल। क्यों जोड़े, क्योंकि आवेश योगात्मक है, बीजगणितीय योग के नियम का पालन कर रहा है, इसलिए तो हम बेसिक बीजगणितीय मैथमेटिक्स इसको जोड़ दिए, और तो कुछ लगाया नहीं है। क्या यहाँ पे वेक्टर का कोई नियम लगाया, कुछ नहीं लगाया जी, बेसिक जो जोड़ने का फंडा होता है उसी से हम जोड़ दिए हैं। इसलिए कहा गया है कि जो आवेश होता है वो क्या होता है, बीजगणितीय योग के नियम का पालन करता है, अर्थात आवेश जो होता है वो योगात्मक होता है। ठीक है बहुत अच्छा। अच्छा, तीसरा पॉइंट में अगर बात करें अपन, तीसरा पॉइंट, ठीक है, आवेश योगात्मक है। थर्ड पॉइंट क्या है, आवेश जो होता है ना, आराम समझते चलिए, आवेश जो होता है, अगर मान लीजिए दो सजातीय आवेश है, सजातीय मतलब एक जात के, तो दोनों के बीच क्या होगा, दुश्मनी होगा। लेकिन विजातीय आवेश है ना, तो दोनों के बीच क्या होगा, प्यार होगा। मतलब क्या, अगर आपके पास दो सजातीय आवेश है तो दोनों के बीच प्रतिकर्षण होता है, प्रतिकर्षण, रिपल्सन होगा, है ना। लेकिन अगर वही विजातीय आवेश है ना, तो दोनों के बीच क्या होता है, आकर्षण होता है। सही है, आप लोग ये बात जानते भी होंगे, हालांकि इसको आगे हम लिखेंगे भी, ठीक है ना। ठीक है, क्या कि दो सजातीय आवेशों के बीच, दो सजातीय आवेशों के बीच दो सजातीय आवेशों के बीच प्रतिकर्षण, दो सजातीय आवेशों के बीच प्रतिकर्षण एवं दो विजातीय आवेशों के बीच, एवं दो विजातीय आवेशों के बीच, विजातीय आवेशों के बीच, आवेशों के बीच क्या होता है, आकर्षण। आकर्षण होता है। ठीक है, अगर दो सजातीय आवेश है तो दोनों के बीच प्रतिकर्षण होगा, रिपल्सन होगा। विजातीय आवेश है तो क्या होगा, आकर्षण। दैट मीन्स क्या, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखा जाए, जैसे उदाहरण के तौर पर अगर देखें, क्या है जी, जैसे उदाहरण के तौर पर अगर देखें उदाहरण के तौर पर क्या है, उदाहरण के तौर पर हम ये देख रहे हैं कि अगर आपके पास दो चार्ज है और दोनों सेम नेचर का चार्ज है, मान लीजिए अगर आपके पास +Q आवेश है ना, और दूसरा भी +Q आवेश है, या Q1 आवेश है, मान लीजिए ये दो चार्ज है, या फिर आपके पास क्या है, या फिर अगर आपके पास है -Q आवेश और -Q1 आवेश, दोनों निगेटिव है, दोनों सजातीय है, या तो दोनों पॉजिटिव है या तो दोनों निगेटिव है। तो क्या होगा, जब दोनों पॉजिटिव होगा, ये दोनों आवेश एक दूसरे को नफरत भरी निगाहों से देखेगा, और नफरत भरी निगाहों से देखेगा तो ई चाहेगा कि हम इसको इधर रिपेल कर दें, और ई चाहेगा कि हम इसको इधर रिपेल कर दें। रिपल्सन होगा यहाँ पे, ई इस पर इधर फोर्स लगाएगा,
एफ, वेक्टर F1 बोल दीजिए, और इधर इस पर इधर फोर्स लगाएगा, मान लीजिए कितना F है, मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं उससे, ठीक है। अच्छा, सेम यहां पर भी वही होगा कि अगर दोनों क्या है, निगेटिव है तो ई इसको इधर रिपेल करना चाहेगा, मान लीजिए एफ फोर्स से इधर रिपेल करना चाहेगा, और इसको चाहेगा कि हम इसको इधर रिपेल कर दें। मतलब इस कंडीशन में जब दो सजातीय आवेश है, या तो दोनों पॉजिटिव या तो दोनों निगेटिव है, तो ये दोनों के बीच हो रहा है क्या, ये दोनों के बीच हो रहा है दुश्मनी। क्या हो रहा है, दुश्मनी। दुश्मनी का मतलब कुछ है, दुश्मनी का मतलब क्या, दुश्मनी का मतलब प्रतिकर्षण, अर्थात रिपल्सन। रिपल्सन तो हो रहा है यार, दुश्मनी नहीं हो रहा है, दोनों एक दूसरे को नफरत भरी निगाहों से दे रहे हैं, भाई मेरे तरफ मत आओ। कब, जब दोनों पॉजिटिव है या फिर दोनों निगेटिव है, तब जब दोनों का नेचर सेम है तब। क्लियर है। लेकिन अगर दोनों का नेचर ऑपोजिट हो गया, अगर दोनों का नेचर क्या हो गया, ऑपोजिट, जैसे मान लीजिए यहाँ पे प्लस का Q1 चार्ज है, ठीक है, चीजों को समझेंगे आनंद आएगा, रटना कुछ भी नहीं है। प्लस का Q1 चार्ज है और इससे कुछ दूरी पर माइनस का Q2 चार्ज है, माइनस का क्या है, Q2 चार्ज है, एक पॉजिटिव दूसरा निगेटिव। जैसे दोनों एक दूसरे को करीब देखेगा, जैसे ही देखेगा, दोनों में क्या हो जाएगा, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, हाँ बिल्कुल, ये चाहेगा हम इसको इधर रिपेल अट्रैक्ट कर ले, आकर्षित, और ये चाहेगा हम इसको इधर आकर्षित कर ले। मतलब यहां पे रिपल्सन नहीं हो रहा है, यहां पे जब नेचर दोनों का ऑपोजिट है तो हो रहा है प्यार। क्या हो रहा है बाबू, प्यार। आप लोग सोच रहे हो साला मास्टर लगता है अपने के प्यार में डाल देगा, नहीं प्यार में नहीं डालेंगे, लेकिन क्या करें, वही है। वैसे भी एक बात जानते हैं आप लोग, सेम नेचर वाला में कभी प्यार हुआ, लड़का लड़का में कभी देखे अट्रैक्शन, नहीं देखे ना, मेल फीमेल का होता है ना, आप लोग का होगा बहुत सारा, बाबू सुना धनिया पुदीना है कि नहीं बात। उसी प्रकार से यहाँ पे भी जो अट्रैक्शन हुआ, सेम नेचर में क्या हो रहा है, देखिए सेम नेचर में तो दुश्मनी हुआ, पॉजिटिव पॉजिटिव, निगेटिव निगेटिव, रिपल्सन, प्रतिकर्षण, दुश्मनी, नफरत भरी निगाहों से देखेगा। लेकिन अगर यही ऑपोजिट नेचर का हो गया ना, एक पॉजिटिव दूसरा निगेटिव, तो आहा हा, आनंद आ जाएगा, एकदम प्यार हो जाएगा, है कि नहीं बात। प्यार होने का मतलब क्या है कि इस कंडीशन में इन दोनों के बीच क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। क्या होगा, अट्रैक्शन। अट्रैक्शन होगा, ठीक है, आकर्षण, आकर्षण। तो यही बात हम लिखे हैं कि दो सजातीय आवेशों के बीच प्रतिकर्षण, दो सजातीय एक ही जात के है तो प्रतिकर्षण, लेकिन विजातीय आवेश है तो दोनों के बीच क्या होगा, आकर्षण होगा। क्लियर है चीजें, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं अपन, अगर तीसरा के बाद चौथा देखें अपन, चौथा पॉइंट क्या है, चौथा पॉइंट समझते हैं। देखिए चीजों को समझ के चलिएगा ना, आनंद आएगा। और फिजिक्स बड़ा ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, मजा आता है पढ़ने में फिजिक्स, और हमको पढ़ाने में फिजिक्स बहुत आनंद आता है। चौथा सब अगर देखिएगा प्रॉपर्टीज, चौथा प्रॉपर्टीज क्या है भाई, चौथा प्रॉपर्टीज क्या है बताइए, पहले दो तीन को तो हो गया। चौथा प्रॉपर्टीज ये है कि जो आवेश है, आप किसी भी वस्तु को ऐसा उलूल जुलूल कोई भी चार्ज नहीं दे सकते हो, है कि नहीं बात। तो कोई भी वस्तु पर जो आवेश की मात्रा होता है वो मौलिक आवेश के पूर्ण गुणज के रूप में होता है, और इसी को कहते हैं आवेश का क्वांटमीकरण। तो जो भी आवेश होता है वो क्वांटमीकृत होता है। आवेश क्या होता है, क्वांटमीकृत होता है, अर्थात किसी भी वस्तु पर आवेश की मात्रा मूल आवेश के पूर्ण गुणज के रूप में होता है। हम पढ़ाएं बात, है ना, क्या कि आवेश जो होता है, चौथा पॉइंट क्या पढ़ेंगे कि आवेश क्वांटमीकृत होता है, आवेश क्वांटमीकृत होता है, आवेश क्वांटमीकृत होता है, अर्थात आवेश क्वांटमीकृत होता है, अर्थात किसी भी वस्तु पर आवेश की मात्रा, किसी भी वस्तु पर, किसी भी वस्तु पर आवेश की मात्रा
किसी वस्तु पर आवेश की मात्रा, है ना, मूल आवेश के मात्रा हमेशा, यहाँ पे एक शब्द लिखेंगे, किसी वस्तु पर आवेश की मात्रा हमेशा, है ना, मात्रा हमेशा मूल आवेश, कौन आवेश, मूल आवेश ना, अब मूल आवेश है कौन, इलेक्ट्रॉन, मूल आवेश के पूर्ण गुणज के रूप में होता है, पूर्ण गुणज के रूप में होता है। ठीक है ना, कोई भी वस्तु पर आवेश की जो मात्रा होता है ना, आवेश क्वांटमीकृत होता है, अर्थात किसी भी वस्तु पर आवेश की मात्रा हमेशा मूल आवेश के पूर्ण गुणज के रूप में होता है। क्लियर है? अर्थात कहने का मतलब क्या है ना, पूर्ण गुणज के रूप में होता है, यानी अगर मान लीजिए पूर्ण गुणज के रूप में होता है, जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई बॉडी है ए, ये भी कुछ भी मान लेते हैं, उसको कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए बॉडी है, इस बॉडी पर, ठीक है, इस बॉडी पर अगर मान लीजिए क्यू आवेश है, क्यू आवेश से आवेशित है बॉडी, कितना आवेश आवेशित है, क्यू आवेश से अगर आवेशित है बॉडी, तो इस बॉडी पर जो आवेश की मात्रा होगा, जो क्यू होगा, वो क्या होगा, मूल आवेश के पूर्ण गुणज के रूप में होगा, क्यू बराबर एन ई के होगा, प्लस माइनस एन ई ऐसे लगाता है ना, क्यू बराबर क्या होगा, प्लस माइनस एन ई के बराबर होगा। क्या होगा, प्लस माइनस का मतलब क्या है कि अगर इस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो इस पर आएगा पॉजिटिव चार्ज, और इलेक्ट्रॉन देंगे तो आएगा निगेटिव चार्ज। बस, या तो इससे एक इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं या एक इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, दो निकाल सकते हैं, दो दे सकते हैं, तीन निकाल सकते हैं या तीन दे सकते हैं। ऐसा नहीं कि 1.5 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, पौने दो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आवेश को तोड़ा नहीं जा सकता है, और इसी गुण को कहा कहते हैं आवेश का क्वांटमीकरण। और आवेश क्या होता है, क्वांटमीकृत होता है ना, अर्थात कोई भी वस्तु पर जो आवेश की मात्रा होता है वो मूल आवेश होता कौन है, इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज के रूप में होता है, यानी Q बराबर कौन चीज, प्लस माइनस एन ई। जहां जहां अगर पूछेगा कि कौन क्या है, आप भली बात ही जानते हैं, जो एन होता है ना, एन का वैल्यू कितना होता है, 0 1 2 3 और बढ़ते जाइए इनफाइनाइट तक, सही है। और जो ई है ना, ई है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ये होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, यही होता है। तो आवेश क्या होता है, क्वांटमीकृत होता है ना, कोई दिक्कत नहीं ना है, नहीं। पांचवा पॉइंट आवेश के बारे में, पांचवा पॉइंट ये है कि जो आवेश होता है उस संरक्षण सिद्धांत के नियम का भी पालन करता है, अर्थात किसी विलगित निकाय का कुल आवेश हमेशा क्या होता है, संरक्षित रहता है। संरक्षण सिद्धांत का नियम यही तो बोलता है, द टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कंजर्व्ड। मतलब अगर कोई आइसोलेटेड सिस्टम है, विलगित निकाय है, तो उस पर कुल आवेश हमेशा क्या होगा, संरक्षित होगा। हम पीछे कवर किए हैं सब चीजों को, इसको भी कवर किए हैं, और आवेश के कुछ आवेश संरक्षण का सिद्धांत भी कवर किया। अगर नहीं देखे आप लोग तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट यही रहेगा कि आप जाके देखिए, क्योंकि जितना डिटेल में वहां पे कवर किया है ना, यहाँ पे उतना डिटेल में नहीं बताएंगे, क्योंकि यहाँ पे टॉपिक दूसरा है, वहां पे टॉपिक वही था, आवेश के क्वांटमीकरण, आवेश संरक्षण का सिद्धांत, अलग अलग टॉपिक सेपरेट डिस्कस किया है हम, उसमें क्वेश्चन भी करवाए हम। तो अगर आप नहीं देखे उस लेक्चर को तो प्लीज मेरा आपसे क्या रहेगा, निवेदन रहेगा, नम्र निवेदन रहेगा कि आप लेक्चर को जाके देखिए पीछे, तब यहाँ देखिएगा तो आपका अलग लेवल का आनंद आएगा, है कि नहीं बात। मजा लेना है तो देखना तो पड़ेगा, बिना देख ले मजा थोड़े मिलेगा, है कि नहीं बात। चलिए तो यहाँ पांचवा पॉइंट में हम यही बोल रहे हैं कि आवेश जो होता है, आवेश संरक्षित होता है, यानी आवेश संरक्षण सिद्धांत के नियम का पालन करता है। क्या, आवेश जो होता है, आवेश संरक्षण सिद्धांत के नियम का, संरक्षण सिद्धांत के नियम का
आवेश संरक्षण सिद्धांत के नियम का पालन करता है, पालन करता है। अर्थात अर्थात किसी विलगित निकाय पर कुल आवेश हमेशा, अर्थात क्या, आराम समझिएगा, अर्थात अर्थात किसी विलगित निकाय अर्थात किसी विलगित निकाय पर कुल आवेश हमेशा किसी विलगित निकाय पर कुल आवेश हमेशा संरक्षित संरक्षित रहता है। किसी विलगित निकाय पर कुल आवेश हमेशा क्या रहता है, संरक्षित रहता है। क्लियर है? जैसे कहने का मतलब क्या है कि अगर मान ले कोई आइसोलेटेड सिस्टम है, आराम समझिएगा, जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर देखें, उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें, उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें तो क्या होता है आवेश के पास, अगर कोई आइसोलेटेड सिस्टम है, आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है, इसके अंदर कुछ चार्ज है, जैसे मान लीजिए Q1, Q2, Q3, 3 चार्ज है इसके अंदर, ठीक है। हमने क्या किया, इसको कुछ कुछ इसके साथ हमने कुछ कुछ किया, कुछ कुछ करने का मतलब कुछ किए होंगे, ऐसे हिला के इसको यूं 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 रख दिया ऐसे। तो जैसे हिला के अपन रख देंगे, है ना, मतलब क्या किया, इसके साथ क्या किया, कुछ कुछ किया, कुछ, देख भाई अपना अंदाज यही पढ़ाने का, कुछ कुछ किया। जब इसके साथ हम कुछ कुछ किए तो हुआ यूं कि इसके अंदर जो आइसोलेटेड सिस्टम था, इस आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर अंदर अब 3 चार्ज नहीं 4 चार्ज आ गए। मान लीजिए आगे इसमें कितना Q3 सॉरी Q4 कितना गया, Q4, Q5, Q6 और Q7, 4 चार्ज आ गए उसमें, ठीक है। हाँ क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आवेश संरक्षण का सिद्धांत यही कहता है कि आपके पास अगर कोई आइसोलेटेड सिस्टम है तो आप उसके साथ कुछ कुछ करो या फिर बहुत कुछ करो, कोई दिक्कत नहीं है, हर कंडीशन में आवेश क्या रहेगा, संरक्षित रहेगा। यानी कुछ कुछ करने के पहले जितना चार्ज था, कुछ कुछ करने के बाद भी उतना ही चार्ज होगा, आवेश पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ में आ रहा है चीजें? यानी कहने का मतलब ये है कि अर्थात इस कंडीशन में होगा क्या कि जो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 अगर देखा जाए तो ये सब जो है ना वो बराबर होगा क्या कर, Q4 प्लस Q5 प्लस Q6, एक मिनट स्मॉल लिख रहे हैं इधर, हाँ, Q6 प्लस Q7, ये सब आपस में बराबर होगा। मतलब जितना पहले कुल चार्ज था टोटल चार्ज, बाद में भी उतना ही टोटल चार्ज आएगा। तो आवेश संरक्षित तो रहा, आवेश का कहा कुछ हो गया, हुआ नहीं हुआ। तो यही कौन बोलता है, यही बोलता है आवेश संरक्षण का सिद्धांत। और आवेश क्या होता है, संरक्षण सिद्धांत के नियम का पालन करता है, इसलिए आवेश क्या होता है, संरक्षित होता है। क्लियर है चीजें? देखिए थोड़ा सा साउंड में प्रॉब्लम हो सकता है क्योंकि हमको आपको लग भी रहा होगा, थोड़ा सा हमको थोड़ा जुकाम हो गया है, तो थोड़ा सा साउंड में प्रॉब्लम होगा हल्का फुल्का, तो मैनेज कर लीजिएगा, है ना। मौसम वैसा ही चल रहा है ना, ठंडा गर्मी, तो थोड़ा सा हो रहा है दिक्कत। तो अगर साउंड में अगर वैसा कोई दिक्कत आ रहा, इशू आ रहा हो तो प्लीज मैनेज कर लीजिए, है ना। अच्छा आगे 5 हो गया पॉइंट, 6 नंबर पॉइंट पे चलते हैं अपन। संरक्षण सिद्धांत के नियम का पालन कर रहा है आवेश, समझ में आ गया अपने को। अच्छा छठा पॉइंट क्या है जी, छठा पॉइंट ये है कि अगर कोई वस्तु के पास द्रव्यमान है तो जरूरी नहीं उसके पास आवेश भी हो। मतलब क्या सर, मतलब आवेश नहीं होगा, आवेश होगा, कुल आवेश की बात कर रहे हैं अपन, टोटल चार्ज। अगर कोई वस्तु के पास द्रव्यमान है
तो उसके पास आवेश जरूरी नहीं कि होगा, हो भी सकता है और नहीं भी, क्योंकि अगर किसी वस्तु के पास प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन समान रहेगा उस पर टोटल चार्ज तो जीरो होगा ना जी, होगा नहीं होगा। तो हम टोटल चार्ज के बारे में बात करें बाबू, इसको यही छोड़ देते हैं, अगला पॉइंट को यहाँ समझाते हैं। देखिए आप लोग चीजों को समझते चलिएगा आराम से, अच्छा लगेगा। पांचवा पॉइंट हम ये बोल रहे हैं, पांचवा नहीं छठा, हाँ छठा, सॉरी, हम ये बोल रहे हैं कि अगर किसी के पास द्रव्यमान है, कोई वस्तु के पास द्रव्यमान है, तो जरूरी नहीं कि उसके पास आवेश होगा, जरूरी नहीं है। लेकिन अगर कोई वस्तु के पास आवेश है तो निश्चित रूप से उसके पास द्रव्यमान होगा ही होगा, ना होने का चांस नहीं है। आवेश है दैट मीन्स क्या, उसके पास प्रोटॉन है या फिर इलेक्ट्रॉन है। अगर कोई वस्तु के पास पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब क्या है, पॉजिटिव चार्ज होने का मतलब ये है कि उस वस्तु के पास प्रोटॉन ज्यादा है। तो प्रोटॉन के पास अपना कोई मास होगा ना जी। प्रोटॉन का मास कितना होता है, 1.67 × 10⁻⁻27 kg होता है। समझ में आ रहा है? अगर कोई वस्तु के पास निगेटिव चार्ज है, इसका मतलब क्या है, कि उस वस्तु के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन के पास मास होगा, अरे मास है कि नहीं है, तो उसके पास द्रव्यमान तो कंफर्म है। समझ में आ रहा चीज है? तो हम यही बता रहे हैं कि जो आवेश है, कोई भी वस्तु पर आवेश की मात्रा अगर मान लो कोई वस्तु पर आवेश है तो उसके पास कंफर्म द्रव्यमान होगा ही होगा। लेकिन अगर किसी वस्तु के पास द्रव्यमान है तो जरूरी नहीं कि उसके पास आवेश होगा। समझ में आ रहा चीज है? आराम समझिए, इसको समझाते हैं, पर टेंशन नहीं लेने का, थोड़ा सा भी टेंशन नहीं लेने का। हम क्या बोल रहे हैं कि आवेश रहित, आवेश रहित मतलब अगर कोई वस्तु के पास चार्ज नहीं है उस पर द्रव्यमान हो सकता है, द्रव्यमान हो सकता है। लेकिन अगर कोई वस्तु के पास द्रव्यमान नहीं है उस पर चार्ज होना पॉसिबल नहीं है। कहां से चार्ज लाओगे, है कि नहीं बात? अगर कोई वस्तु के पास चार्ज है तो कंफर्म उसके पास द्रव्यमान होगा ही होगा। ठीक है, इस पॉइंट को हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे, पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, समझिएगा। हम ये बोल रहे हैं क्या बोल रहे हैं, यदि किसी वस्तु के पास, यदि किसी वस्तु के पास, यदि किसी वस्तु के पास क्या द्रव्यमान हो, द्रव्यमान हो, तो यह जरूरी नहीं है कि, तो यह जरूरी, तो यह जरूरी नहीं है कि उसके पास, यदि किसी वस्तु के पास द्रव्यमान हो तो यह जरूरी नहीं है कि उसके पास आवेश, आवेश भी होगा। परंतु यदि किसी वस्तु के पास, परंतु यदि किसी वस्तु के पास यदि किसी वस्तु के पास पास आवेश हो, आवेश हो, तो निश्चित रूप से, निश्चित रूप से उसके पास द्रव्यमान होगा ही होगा, से उस वस्तु के पास क्या होगा, द्रव्यमान होगा। समझते इस पॉइंट को? हमने क्या लिखा कि अगर कोई वस्तु के पास द्रव्यमान है तो जरूरी नहीं कि उसके पास आवेश भी हो। लेकिन अगर, लेकिन अगर वस्तु के पास आवेश है तो निश्चित रूप से उसके पास द्रव्यमान होगा। मतलब समझते हैं। मतलब ये है कि अगर आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए ऑब्जेक्ट है,
इसका द्रव्यमान कुछ ना कुछ है, मान लेते हैं इसका द्रव्यमान m है, स्मॉल m, सपोज दैट, और इस ऑब्जेक्ट के पास द्रव्यमान m है और इसके अंदर बहुत सारे एटम है, बहुत सारे परमाणु है, और सब परमाणु में जो है ना प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर है। इस पदार्थ के अंदर जितने भी एटम है उस सबके अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन सेम है। आप बताइएगा, अगर यहां पे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों सेम है, दोनों की संख्या बराबर है, तो पॉजिटिव चार्ज निगेटिव चार्ज के बराबर है? अरे है कि नहीं है? और अगर पॉजिटिव चार्ज निगेटिव चार्ज के बराबर है तो इस वस्तु पर जो टोटल चार्ज है, टोटल चार्ज कितना है? 0, क्योंकि जितना इसके पास प्रोटॉन है उतना इसके पास इलेक्ट्रॉन है। तो इस वस्तु पर आवेश नहीं है, लेकिन क्या द्रव्यमान नहीं है? क्या है जी, द्रव्यमान है। आवेश 0 क्यों है? क्योंकि इसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों बराबर है। तो अगर कोई वस्तु में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होगी तो उस पर टोटल चार्ज हमेशा 0 होगा, हमेशा 0 होगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि उसके पास द्रव्यमान नहीं हो, द्रव्यमान है, लेकिन आवेश 0 किसके वजह से है? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर होने की वजह से। तो इस वस्तु के पास द्रव्यमान, देखो जी, आवेश नहीं है लेकिन द्रव्यमान है। तो वही बोल रहे हैं, यदि किसी वस्तु के पास द्रव्यमान हो तो यह जरूरी नहीं है कि उसके पास आवेश भी होगा। द्रव्यमान है लेकिन क्या आवेश है? क्या नहीं है, आवेश 0 है, टोटल चार्ज 0 है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? लेकिन अगर कोई वस्तु के पास क्या है? आवेश है, तो निश्चित रूप से द्रव्यमान होगा। कैसे? जैसे मान लीजिए मेरे पास, मान लीजिए यहाँ पे मेरे पास इस बॉडी पे, आराम समझिए, आराम समझिए, इस बॉडी पे मान लीजिए एक बॉडी मेरे पास है, ये प्लस क्यू चार्ज से आवेशित है, प्लस क्यू चार्ज से आवेशित है। प्लस क्यू चार्ज से आवेशित होने का मतलब क्या है? इस पर पॉजिटिव चार्ज होने का मतलब क्या है? इस पर पॉजिटिव चार्ज होने का सीधा मतलब ये है कि इसके अंदर प्रोटॉन की संख्या बड़ा है इलेक्ट्रॉन की संख्या से, प्रोटॉन ज्यादा है इलेक्ट्रॉन से, मतलब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या कम है और प्रोटॉन की संख्या ज्यादा है, तभी पॉजिटिव है। और एक बात बताइए, प्रोटॉन ज्यादा है, प्रोटॉन है तो इसके अंदर, अरे प्रोटॉन ज्यादा है, प्रोटॉन है ना, है, और अगर इसके अंदर प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन भी है, हाँ, बस क्या है कि इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या से कम है। तो अगर पॉजिटिव चार्ज मतलब प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या से ज्यादा हुआ तो बॉडी क्या होगा? पॉजिटिव होगा। बॉडी पॉजिटिव है, लेकिन क्या इसके अंदर मास नहीं है? क्या है? मास, क्योंकि प्रोटॉन के पास अपना द्रव्यमान होता है। प्रोटॉन का द्रव्यमान आप लोग पढ़े होंगे कि प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है 1.67 इंटू 10 टू पावर कितना? -27 kg। पढ़े नहीं पढ़े हैं? और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो कितना होता है बताइए? कितना होता है? आप लोग पढ़े होंगे 9.1 इंटू 10 टू द पावर कितना? -31 kg। एक बात बताइए, अगर इस वस्तु के अंदर प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन दोनों है तो क्या इसके पास मास नहीं होगा? का होगा। क्या इस कंडीशन में इसका मास 0 है? नहीं, इस ऑब्जेक्ट का मास 0 नहीं है। क्यों 0 नहीं है? क्योंकि इसके अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है, और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है, बस इस पर पॉजिटिव चार्ज क्यों है? क्योंकि प्रोटॉन ज्यादा है इलेक्ट्रॉन से, और प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होगा तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, है कि नहीं बात? और पॉजिटिव चार्ज मतलब प्रोटॉन ज्यादा है, प्रोटॉन ज्यादा है मतलब प्रोटॉन के पास अपना द्रव्यमान है और इलेक्ट्रॉन के पास भी अपना द्रव्यमान है। तो क्या इस वस्तु के पास टोटल मास 0 है? नहीं, टोटल मास 0 नहीं है। समझ में आ रहा है ना? इसके पास कुछ ना कुछ मास है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की वजह से। तो एक बात बताइए, अच्छा अगर यही निगेटिव हो तब, अगर मान ले कोई ऑब्जेक्ट आपके पास है और निगेटिव चार्ज से आवेशित, तो माइनस क्यू चार्ज हो इस पर, इसका मतलब क्या है? अगर इस वस्तु पर माइनस क्यू चार्ज है, इसका मतलब ये है कि इस पर इलेक्ट्रॉन जो है ना वो ज्यादा है प्रोटॉन से। इस वस्तु का निगेटिव होने का मतलब क्या है? कोई वस्तु को निगेटिव होने, निगेटिव आवेश से आवेशित होने का मतलब क्या है? निगेटिव आवेश से आवेशित होने का सीधा मतलब है कि उस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या से ज्यादा है। एक बात बताइए, अगर इसके अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन से ज्यादा है, तभी निगेटिव है खाली, तो क्या इसके अंदर टोटल मास 0 है? क्या इसके अंदर द्रव्यमान नहीं है? है द्रव्यमान। किसकी वजह से? इसके अंदर प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन है तो, हाँ मानते हैं कि इलेक्ट्रॉन ज्यादा है प्रोटॉन कम है, लेकिन है तो। और जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इसके अंदर है तो क्या इस वस्तु के पास द्रव्यमान होगा? नहीं होगा? होगा, होगा ना। तो इस कंडीशन में भी वस्तु का जो मास है वो 0 नहीं है। तो समझाना वही चाह रहे हैं कि अगर किसी वस्तु के पास द्रव्यमान हो तो जरूरी नहीं कि उसके पास आवेश भी होगा। अगर कोई वस्तु के पास यहां द्रव्यमान है लेकिन क्या इसके पास चार्ज है? नहीं है।
लेकिन इसके पास द्रव्यमान है तो आवेश भी है, इसके पास भी द्रव्यमान है, आवेश भी है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? लेकिन अगर किसी वस्तु के पास आवेश है तो निश्चित रूप से द्रव्यमान, देखिए इसके पास द्रव्यमान है, सॉरी आवेश है तो द्रव्यमान भी है, इसका द्रव्यमान जीरो नहीं है, मास जीरो नहीं है इसका। इसके पास भी आवेश है तो इसके पास भी अपना कुछ ना कुछ द्रव्यमान है, मास इसका जीरो नहीं है। तो वही समझा रहे हैं कि अगर कोई वस्तु के पास द्रव्यमान है तो जरूरी नहीं कि उसके पास आवेश भी हो, आवेश जीरो भी हो सकता है। लेकिन अगर कोई वस्तु के पास आवेश है तो कंफर्म उसके पास द्रव्यमान होगा ही होगा। ठीक है, क्लियर, बहुत बढ़िया। अगर इस पॉइंट का कंक्लूजन लिखना चाहे हम, कंक्लूजन क्या हो सकता है, तो हम कंक्लूजन इसका लिखते हैं। पहले इतना आप जल्दी से उतार लीजिए, वीडियो रोक करके आप लोग जल्दी से इसको उतार लीजिए, फिर इसका कंक्लूजन लिखते हैं। सही है, चलिए जो पॉइंट हम लिखे हैं उसका कंक्लूजन क्या है, क्या समझाना चाह रहा है वो पॉइंट हमको। देखिए चीजों को समझ के पढ़ेंगे ना, आनंद आएगा पढ़ने में, रटिएगा भूल जाइएगा। इसलिए हम हमेशा बोलते हैं चीजों को रटिए मत, जितना ज्यादा हो सके समझ के पढ़िए। और मेरा प्रयास वही रहता है कि आपको समझा के पढ़ाया जाए। ठीक है, तो कंक्लूजन क्या है इसका, इस जो पॉइंट हम पढ़े उस पॉइंट का अगर कंक्लूजन लिखें, कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन इस पॉइंट का, इस पॉइंट का कंक्लूजन इतना है कि आवेश रहित वस्तु पर, आवेश रहित, देखिए इस पर आवेश नहीं है, आवेश रहित वस्तु पर द्रव्यमान संभव है। लेकिन अगर कोई वस्तु के पास द्रव्यमान ना हो तो उसके पास आवेश भी पॉसिबल नहीं है। अगर मान लीजिए कोई वस्तु के पास, अगर मान लीजिए आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट के पास, आराम समझिएगा, अगर इस ऑब्जेक्ट के पास इसका ऑब्जेक्ट का मास ही जीरो रहे, आराम समझिएगा, आराम से समझना है, चीजों को रटना नहीं है। मान लीजिए मेरे पास ये ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट का मास जीरो है, इस ऑब्जेक्ट का मास क्या है, जीरो। तो इस ऑब्जेक्ट का मास जीरो होने का सीधा मतलब ये है कि इसके पास ना तो इलेक्ट्रॉन है और ना तो प्रोटॉन है। क्योंकि अगर इसके पास इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होता, न्यूट्रॉन होता, समझ में आ रहा है चीज है, अगर इसके पास इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होता तो कंफर्म इसके पास कुछ ना कुछ मास होता। लेकिन इस वस्तु के पास क्या है, इस वस्तु का क्या है, मास ही जीरो है। मास ही जीरो, मास जीरो होने का मतलब सीधा है, सीधा इसके पास ना तो इलेक्ट्रॉन है और ना तो प्रोटॉन। रहता तो कुछ ना कुछ द्रव्यमान जरूर रहता, अगर इसके अंदर इलेक्ट्रॉन रहता या प्रोटॉन रहता तो इस सब का कुछ ना कुछ मास तो रहता ही रहता। लेकिन इसका मास जीरो होने का मतलब ये है, मास जीरो होने का मतलब है कि इसके पास ना तो इलेक्ट्रॉन है और ना ही इसके पास प्रोटॉन है, इसके पास कुछ नहीं है। ठीक है, तो कंक्लूजन ये लिखना चाह रहे हैं हाँ, कि आवेश रहित वस्तु पर द्रव्यमान संभव है, लेकिन द्रव्यमान रहित वस्तु पर आवेश संभव नहीं है। अब इसके पास इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है ही नहीं है तो क्या इस पर कहीं चार्ज आएगा का, नहीं भाई, कहां से चार्ज आएगा। चार्ज लाने के पीछे पूरा योगदान किसका होता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का, पूरा तो वही गेम खेल जाता है। अब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है या नहीं है तो आप इलेक्ट्रॉन निकालोगे कैसे, या फिर इसको इलेक्ट्रॉन दोगे कैसे। अगर इसको इलेक्ट्रॉन दोगे तो फिर इसका मास जीरो थोड़े ना पाएगा, मास तो कुछ ना कुछ आ जाएगा इलेक्ट्रॉन के साथ। लेकिन मास जीरो रखना है मतलब इसके पास ना तो इलेक्ट्रॉन है ना तो प्रोटॉन है, और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ना है तो इसका मास जीरो है। और अगर मास जीरो है तो सीधा सीधा मतलब यह है कि इसको चार्ज नहीं किया जा सकता है, इस पर आवेश नहीं डेवलप किया जा सकता है। किया जा सकता है क्या, जैसे फोटोन। एग्जाम में सवाल पूछा है कि निम्न में से किस पर आवेश संभव नहीं है, कौन है, फोटोन। फोटोन होता क्या है, प्रकाश का कण। न्यूटन साहब क्या बोले थे, पढ़ेंगे अपन आगे मॉडर्न फिजिक्स में उसके बारे में, फोटोन के बारे में, है ना। जो प्रकाश का जो छोटा छोटा पार्टिकल होता है ना, छोटा छोटा जो कण होता है वो अपने साथ ऊर्जा का एक क्या बंडल लेकर के आता है ना, उसी को अपन क्या बोलते हैं, फोटोन। पढ़ेंगे उसके बारे में।
और फोटोन के बारे में बताया गया था कि फोटोन के पास मास नहीं होता, मासलेस होता है और हाईली इलास्टिक होता है, उच्च प्रत्यास्थ होता है ना। तो फोटोन का कहानी फोटोन की जगह पे करेंगे। अभी इतना जान लीजिए कि फोटोन के पास द्रव्यमान नहीं होता है, द्रव्यमानहीन कण है फोटोन। और चूंकि फोटोन के पास द्रव्यमान नहीं होता है, इसलिए फोटोन पर आवेश भी देना संभव नहीं है। ठीक है, तो कंक्लूजन हम ये लिख रहे हैं कि आवेश रहित वस्तु पर, आवेश रहित, आवेश रहित वस्तु पर द्रव्यमान, द्रव्यमान संभव है। आवेश रहित वस्तु पर द्रव्यमान संभव है, परंतु परंतु द्रव्यमान रहित वस्तु पर, द्रव्यमान रहित वस्तु पर, वस्तु पर आवेश संभव नहीं है, आवेश संभव नहीं है। सही है चीजें, वही बताया गया। अगर कोई वस्तु आवेश रहित है, आवेश नहीं है, तो उसके पास द्रव्यमान हो सकता है, लेकिन अगर किसी वस्तु के पास द्रव्यमान ही ना हो, कोई हालत में आवेश नहीं आएगा उस पर। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, फोटोन। एग्जाम्पल क्या हो सकता है इसका, फोटोन। उदाहरण याद रखिएगा, यहाँ पे एक नोट पॉइंट बना देते हैं। उदाहरण, उदाहरण में क्या याद रखिएगा, फोटोन, है ना। इस पर आवेश संभव नहीं है, तो नोट पॉइंट बना लीजिएगा क्या, कि फोटोन एक द्रव्यमानहीन या द्रव्यमान रहित कण है ना। अतः फोटोन के पास आवेश संभव नहीं है ना। फोटोन के पास आवेश संभव नहीं है, तो लिखेंगे फोटोन, फोटोन एक आवेश रहित, सॉरी द्रव्यमान रहित, फोटोन एक द्रव्यमान रहित, द्रव्यमान रहित कण है, कण है। अतः, अतः फोटोन, अतः फोटोन के पास आवेश संभव नहीं है, आवेश संभव नहीं है। सही है, क्लियर। क्या पॉइंट पढ़े अपन, 6 पॉइंट, 7 पॉइंट देखते हैं। 7 पॉइंट ये है, 7 पॉइंट ये है कि अगर कोई वस्तु मोशन में आता है, गति में आता है, तो गति के साथ साथ, मतलब वेग के साथ साथ उसका मास बदल जाता है। क्या बोल रहे हैं अपन, कि कोई भी वस्तु जो है ना, गति, कोई भी वस्तु का जो द्रव्यमान है उसके उसके गति के साथ, उसके वेग के साथ बदलता है, लेकिन आवेश जो होता है ना, वेग के साथ नहीं बदलता है। क्या बता रहे हो सर, हाँ जो सुन रहे हैं आप, हम क्या बोल रहे हैं कि कोई भी वस्तु पर आवेश का परिमाण क्या होता है, कोई भी वस्तु पर आवेश का परिमाण वेग के साथ नहीं बदलता है, या उसके वेग पर निर्भर नहीं करता है, लेकिन द्रव्यमान का परिमाण जो है ना, वेग पर निर्भर करता है। अगर कोई वस्तु गति में आता है तो उसका जो मोशन के टाइम मास होता है वो रेस्ट मास से ज्यादा हो जाता है। ठीक है, समझाते हैं, आराम से समझिए। हम क्या बोल रहे हैं कि किसी वस्तु पर, किसी वस्तु पर आवेश का परिमाण उसके वेग पर, किसी वस्तु पर आवेश का परिमाण उसके वेग पर निर्भर नहीं करता है।
पर निर्भर नहीं करता है। बस किसी वस्तु पर जो आवेश का परिमाण है उसके वेग पर निर्भर नहीं करता है। दैट मीन्स क्या? दैट मीन्स क्या? जैसे मान लीजिए आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है जी, और इस ऑब्जेक्ट ये अभी रेस्ट में है, सोचिए मैं रेस्ट में, इस ऑब्जेक्ट का नाम आप कुछ भी दे दें, जैसे ए दे देते हैं नाम, क्या देते हैं? ए। और ये ऑब्जेक्ट जो है ना रेस्ट में है, रेस्ट में है, तो इस पर जो कूलम है 10 कूलम का चार्ज है, प्लस 10 कूलम का। सही है। अगर यही ऑब्जेक्ट जो है ना मोशन में आ जाए, कुछ में आ जाए मोशन में आ जाए, मान लीजिए वी वेग से गति करने लगे, कितना वेग से? वी वेग से। अगर ये वस्तु वेक्टर वी वेग से गति करने लगता है ए, तो इसके चार्ज पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर इस पर आवेश की मात्रा पहले 10 कूलम था, तो अब भी कितना रहेगा? प्लस का 10 कूलम। चार्ज पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये आवेश का गुण है ना? तो कोई भी वस्तु पर जो आवेश का परिमाण है उसके वेग पर निर्भर नहीं किया, चाहे रुकल रहे तब भी कोई दिक्कत नहीं है और गति में तब भी कोई दिक्कत नहीं है। इस पर क्या है? आवेश की मात्रा चेंज नहीं होता है, मतलब जो चार्ज होता है, चार्ज एट रेस्ट जो होता है ना, रेस्ट के टाइम जो चार्ज होता है वो बराबर होता है कुछ मोशन के टाइम चार्ज के। कोई भी वस्तु पर रेस्ट के टाइम जो चार्ज होता है वही मोशन के टाइम चार्ज होता है, चार्ज में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है? ये भी एक प्रॉपर्टी है। लेकिन द्रव्यमान के साथ ऐसा नहीं है। कोई भी वस्तु पर जो द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान वो क्या होता है? वेग के साथ बदलता है। कैसे बदलता है समझाते हैं थोड़ा सा। एक नोट पॉइंट बना के प्यारा सा आप लोग लिख लेंगे, फिर उस चीज को समझाते हैं, है ना? और फिर अगला टॉपिक हमारा रहने ही वाला है आवेश और द्रव्यमान में अंतर। बढ़िया से पढ़ेंगे अपन, ठीक है? तो आप लोग पढ़ते चलिए, हंसते चलिए, मुस्कुराते चलिए। धीरे धीरे अपना रास्ता कटेगा। क्या बोल रहे हैं अपन नोट पॉइंट में? नोट पॉइंट देखिए, बहुत प्यारा नोट पॉइंट है कि कोई भी वस्तु पर जो आवेश का परिमाण है उसके वेग के साथ क्या होता है? बदलता है ना? मतलब किसी वस्तु पर जो कुछ द्रव्यमान, किसी वस्तु का जो द्रव्यमान है उसके वेग पर क्या करता है? निर्भर करता है। किसी वस्तु का द्रव्यमान, किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके वेग पर, उसके वेग पर निर्भर करता है, उसके वेग पर निर्भर करता है, ठीक है चीजें? किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके वेग पर क्या करता है? निर्भर करता है। कैसे करता है समझते हैं। जैसे मान लीजिए, आराम समझिएगा, मान लीजिए आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है, कुछ भी हो सकता है, ये ही मान लीजिए ये रेस्ट में है, और जब ये रेस्ट में है तो इसका मास मान लेते हैं एम नोट है। आप अपने मन से कुछ भी ले लीजिएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। इसका मास क्या है? एम नोट है, ठीक है? यही ऑब्जेक्ट गति में आ गया, वस्तु ए ही है, लेकिन अब ये क्या में आ गया? गति में। कितना वेग से गति कर रहा है भाई? तो भी वेग से गति कर रहा है ना? यह मोशन में। जैसे मोशन में आ गया तो इसका मान लीजिए द्रव्यमान एम हो गया। द्रव्यमान एम नोट से क्या हो गया? एम। द्रव्यमान बदलता है वेग के साथ, तो इस जो एम का जो वैल्यू होता है, जो एम का वैल्यू होता है वो क्या होता है? एम बराबर क्या होता है? एम नोट बटा अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपन सी स्क्वायर, यही होता है।
जो मोशन के टाइम जो मास होता है ना, वो क्या होता है, m बराबर m नोट 1 माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। जहां कौन क्या है, कौन क्या है, जहां अगर बात करें, जहां अगर बात करें तो m है जो क्या है, गति के समय वस्तु का द्रव्यमान। m क्या है, गति के समय, गति के समय वस्तु का द्रव्यमान, वस्तु का द्रव्यमान। अच्छा, m क्या है, विराम के समय, रेस्ट मास है ये विराम के समय, विराम के समय वस्तु का द्रव्यमान, वस्तु का द्रव्यमान, ठीक है। अच्छा, भी क्या है, वस्तु का वेग, भी क्या है, वस्तु का वेग, ठीक है। और सी क्या, सी है प्रकाश का वेग, सी क्या, प्रकाश का वेग, प्रकाश का वेग। और ये होता कितना आप लोग जानते हैं, 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड, बहुत ज्यादा है। तो होता क्या है, आप एक बात सोचिए, आप एक बात इमेजिन कीजिए, कैसे रेस्ट मास ज्यादा, थोड़ा सा इमेजिन करने का प्रयास करवा रहे हैं हम। अगर मान लीजिए ऊपर वाला जो वेग है आपका, जो कोई भी वस्तु का जो वेग होगा वो प्रकाश के वेग से तो कम ही होगा, ये तो 110% गारंटी है। कोई भी वस्तु का जो वेग होगा वो प्रकाश के वेग से तो कम ही होगा। प्रकाश का वेग बताइए 3 गुना 10 के बाद, इतना हो सकता है, नहीं होगा। तो ऊपर वाला वैल्यू जो होगा ना, ऊपर वाला वैल्यू वो नीचे वाला से हमेशा कम होगा, समझिएगा। ऊपर वाला मतलब कोई भी वस्तु का वेग तो प्रकाश के वेग से तो कम ही होगा ना। ऐसा थोड़े कि प्रकाश के वेग से निकल लिया, 3 गुना, बहुत ज्यादा वेग है यार प्रकाश के पास, 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड, है नहीं बात। तो कोई भी वस्तु का जो वेग होगा वो प्रकाश के वेग से तो कम ही होगा, मतलब v का मान हमेशा c से कम रहेगा। तो v स्क्वायर भी c स्क्वायर से कम ही होगा, मतलब ऊपर वाला टर्म कम रहेगा और नीचे वाला टर्म ज्यादा। और अगर ऊपर वाला टर्म कम हुआ, जैसे मान लीजिए ऊपर वाला टर्म का वैल्यू 1 रहा और नीचे वाला टर्म का वैल्यू 100 हो गया, सब हम एग्जांपल के तौर पर बता रहे हैं, नीचे वाला तो हमेशा ज्यादा होगा, तो इसका वैल्यू 0.01 आएगा ना, ये पूरा का वैल्यू क्या आया, 1 से कम आएगा। ये पूरा का वैल्यू कितना आएगा, 1 से कम। और 1 में से 1 से कम क्वांटिटी घटेगा तो ओवरऑल पूरा वैल्यू क्या होगा, 1 से कम। और अगर नीचे वाला वैल्यू 1 से कम हुआ तो फ्रैक्शन क्या होगा, बढ़ेगा, बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा, है कि नहीं बात। तो वही समझा रहे हैं हम, यही समझा रहे हैं हम कि कोई भी वस्तु का जो मोशन के टाइम मास होता है ना, मोशन के टाइम मास वो रेस्ट मास से हमेशा ज्यादा होता है। एक बार फिर से समझते हैं, क्या बोले हम, कोई भी वस्तु का वेग जो होगा वो प्रकाश के वेग से तो कम ही रहेगा, मतलब ऊपर वाला टर्म नीचे वाला से कम ही रहेगा। और ऊपर वाला टर्म अगर नीचे वाला से कम हुआ तो ये पूरा वैल्यू का मान 1 से कम आएगा। और अगर ये पूरा का मान 1 से कम आएगा तो 1 में से 1 से कम वैल्यू घटेगा, ये पूरा का मान क्या रहेगा, 1 से कम। और अगर ये पूरा का मान 1 से कम है तो उसका स्क्वायर रूट भी लेंगे तो 1 से कम ही रहेगा। तो नीचे वाला टर्म अगर 1 से कम होगा तो ओवरऑल फ्रैक्शन बढ़ेगा ना, बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। जैसे मान लीजिए इसको कैलकुलेट करें, है ना, कैलकुलेट करने के बाद m नोट जो आया वो m बटा कितना आया, सपोज सॉरी m बराबर क्या आया, m नोट बटा मान लीजिए इसको कैलकुलेट करें, सॉरी सपोज डेट मान लीजिए, कैलकुलेट करने के बाद मान लीजिए 0.0001 आया, सपोज डेट, एक एग्जाम्पल के तौर पर। तो यहां से अगर दशमलव आप हटाएंगे तो दशमलव हटाएंगे तो क्या जीरो ऊपर जाएगा, 4 जीरो, 1 2 3 4, 4 जीरो जाएगा। 4 जीरो का मतलब है m जो है ना m नोट के कई हजार गुना के बराबर है, 1000 गुना के बराबर है। मतलब जो रेस्ट मास अगर 1 kg हुआ तो मोशन के टाइम मास क्या होगा, 1000 kg होगा। यही बात हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि कोई भी वस्तु का मोशन के टाइम जो मास होता है वो रेस्ट मास से हमेशा क्या होता है, ज्यादा होता है। यानी हम ये समझाना चाह रहे हैं, इसलिए हम ये समझाना चाह रहे हैं कि कोई भी वस्तु का जो रेस्ट के टाइम जो मास होता है, रेस्ट के टाइम जो मास होता है वो क्या होता है, वो कम होता है, किससे, मोशन के टाइम मास से। मतलब कोई भी वस्तु का मोशन के टाइम जो है ना वो मास ज्यादा होता है, मोशन के टाइम देखिए मास ज्यादा ही है। एम जो है ना m नोट के 1000 गुना के बराबर है, ज्यादा है, बहुत ज्यादा है भाई। तो यही समझाना चाह रहे हैं हम
कि कोई भी वस्तु के जो मोशन के टाइम मास होता है वो रेस्ट मास से हमेशा क्या होता है, ज्यादा होता है। तो आप लोग के मन में एक सवाल चलेगा कि सर अभी तक जो हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे थे वहां पे इस चीज को क्या ना कंसिडर किया गया, क्योंकि हम काइनेमेटिक्स में बहुत सारा ऐसा प्रॉब्लम सोल्व किए हैं, तो वहां पे तो मास को सेम ही लिया गया। गोली चलाए तो उसमें भी मास को सेम ही लिया गया। किसी गोली से अगर कोई वस्तु को मारे तो वहां तो मास तो वेरिएबल नहीं लिया गया सर, वहां मास को सेम ही लिया गया। लेकिन आप यहाँ बोल रहे हैं कि मास वेरिएबल है, ऐसा क्यों? तो अगर बात करें भाई इन डे टू डे लाइफ, इन डे टू डे लाइफ, अगर डे टू डे लाइफ में बात करें, हम आराम समझते चलिएगा, अगर डे टू डे लाइफ में बात करें तो डे टू डे लाइफ में क्या होता है, भी का मान मतलब कोई भी वस्तु का जो वेग होता है प्रकाश के वेग से बहुत कम होता है। हम कितना से चलेंगे यार, 2 मीटर प्रति सेकंड, 3 मीटर प्रति सेकंड, 5 मीटर प्रति सेकंड। प्रकाश कहाँ चल रहा है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति, बहुत ज्यादा यार। मतलब मेरे वेग से प्रकाश के वेग का कोई मुकाबला ही नहीं है। और मान लीजिए हम 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चल रहे हैं तो 5 का स्क्वायर 25 होगा, लेकिन 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर कर दे तो 9 × 10⁻16 मीटर प्रति सेकंड हो जाए, बहुत ज्यादा हो जाएगा, है कि ना बात। तो डे टू डे लाइफ में क्या होता है, भी का जो मान होता है ऊपर वाला मान, मतलब भी का मान सी के मान से बहुत कम होता है। इन डे टू डे लाइफ क्या होता है, भी इज वेरी वेरी, भी नहीं सी, क्या बोल रहे हैं हम कि इन डे टू डे लाइफ में क्या होता है, आराम समझिएगा। डे टू डे लाइफ में होता है कि जो सी होता है वो वेरी 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 ग्रेटर देन भी होता है। डे टू डे लाइफ में सी का मान भी से बहुत ज्यादा होता है। और अगर सी का मान भी के मान से बहुत ज्यादा है तो इसलिए भी स्क्वायर बट्टा जो सी स्क्वायर का वैल्यू होता है ना, भी स्क्वायर बट्टा सी स्क्वायर लगभग कितना हो जाएगा बताइए, आप खुद बताइएगा। अगर आराम समझिएगा हम क्या बोल रहे हैं, अगर सी का मान भी से बहुत ज्यादा होगा, इसका मान नीचे वाला का मान बहुत ज्यादा है भी से, तो इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए भी स्क्वायर बट्टा सी स्क्वायर का जो वैल्यू है वो कितना हो जाएगा, ऊपर वाला टर्म बहुत छोटा और नीचे वाला टर्म बहुत बड़ा, बहुत ज्यादा बड़ा। तो एक बात बताइए, अगर नीचे वाला टर्म बहुत ज्यादा बड़ा है और नीचे वाला टर्म ऊपर वाला टर्म बहुत ज्यादा छोटा है, तो अगर इसको डिवाइड करेंगे, बहुत छोटा टर्म में बहुत बड़ा टर्म से अगर डिवाइड करेंगे तो इसका वैल्यू ऐसा नहीं लेना कि अप्रोक्सीमेट कितना आएगा आपको, 0। और 0 के आसपास जाएगा यार। जैसे मान लीजिए ऊपर 1 हुआ और नीचे कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करते 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 20 को 0 रहा। क्या वो 0 रहा, 20 को। तो बताइए कितना आएगा, इसका वैल्यू कितना है, 0.0020 बैठा के तब 1 करेंगे हम। भाई 0 के करीब तो जा रहा है, बहुत छोटा। तो हम बताना यही चाह रहे हैं कि डे टू डे लाइफ में होता यही है, इन डे टू डे लाइफ सी का मान भी के मान से बहुत ज्यादा होता है, और सी का मान भी के मान से बहुत ज्यादा होता है, इसलिए भी स्क्वायर बटा सी स्क्वायर का जो मान होता है ना वो लगभग 0 हो जाता है डे टू डे लाइफ में। समझ में आ रहा नहीं रहा है। और अगर ये 0 हो गया, यहाँ पे 0 रखेंगे तो इसलिए m बराबर क्या हो जाता है, m बराबर हो जाएगा m0 बटा √1 - 0। डे टू टाइम में ये तो 0 हो गया, और 1 में से 0 जाएगा तो 1, और 1 का स्क्वायर रूट 1 ना। अरे 1 का स्क्वायर रूट कितना हो गया यार, समझता नहीं है तू नहीं, क्या बोल रहा है, ऊपर m0 हो जाएगा और नीचे 1 में से 0 जाएगा तो 1 होगा, तो 1 का स्क्वायर रूट होगा 1 ही होगा। तो यहां से आप देख लो कि मोशन के टाइम जो मास है वो रेस्ट मास के बराबर आ रहा है नहीं आ रहा है। तो इसलिए हम क्लास 10th में, है ना, या क्लास 9th में कभी भी हम काइनेमेटिक्स वगैरह जो भी पढ़े, क्लास 11th में भी जो हम पढ़े, वहां पे मास को वेरिएबल नहीं लिए। मास को वेरिएबल क्यों नहीं लिए, उसके पीछे वजह यही था, वजह यही था कि वहां पे भी का मान सी के मान से बहुत छोटा था, और भी का मान सी के मान से बहुत छोटा होने की वजह से भी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर का वैल्यू लगभग 0 के बराबर हो जा रहा था, है ना। इसलिए वहां पे मान के चल रहे थे कि रेस्ट मास और मोशन के टाइम मास, दोनों मास क्या है, इक्वल है, ठीक है। इसलिए वहां पे मास को वेरिएबल नहीं बना रहे थे। बात क्लियर है, उम्मीद करता है डाउट क्लियर हो गया होगा। तो आज के लेक्चर को यही स्टॉप करते हैं, है कि नहीं बात। बाकी आप लोग जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में आपको कैसे लगा, चीजें समझ में आई या नहीं आई। आज हम लोग पूरी तरह से आवेश के गुण को कवर कर लिए, यहीं तक आवेश का गुण था 7 पॉइंट तक, ये हमने एक्स्ट्रा बताया आप लोगों को, एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए, ठीक है, नोट पॉइंट एक्स्ट्रा बताया, ठीक है। बाकी नेक्स्ट लेक्चर हमारा रहेगा आवेश और द्रव्यमान में अंतर स्पष्ट करने पर आधारित, पूरा रहेगा डेडिकेट उसी को। तो आप लोग
प्लीज कमेंट बॉक्स में रिस्पॉन्स अपना जरूर दीजिएगा, आपको चीजें कैसी लगी, समझ में आई या नहीं आई, है ना। बाकी फिर मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, और जितना ज्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है, ताकि हम इसी तरह से आप लोगों के लिए कंटेंट लेकर के आते रहें। बाकी आपका जो भी रिक्वेस्ट हो, है ना, क्या चीज के रिगार्डिंग, पढ़ाई के रिगार्डिंग जो भी रिक्वेस्ट हो, या फिर जो भी आपका मतलब क्या हो, जो भी आपका सुझाव हो, वो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम उसको इम्प्रूव करने का प्रयास करेंगे। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, आज के लिए इतना ही। गुड बाय, जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।